उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और हर बार की तरह इस बार भी उनकी हर बात को वे नज़रअंदाज करते रहे। हर बार वे इसे अमेरिकी प्रोपेगेंडा कहकर टालते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं राजनीति। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद भारत के एक ऐसे राजनीतिक किस्से के बारे में जिसके तार गुलाम भारत से जुड़े हैं। ये एक ऐसा किस्सा है जिसे छुपाने के लिए सरकार ने अपनी ताकत का प्रयोग किया और इतिहास को भी खूब तोड़ा और मरोड़ा गया। बिना लाग लपेट के मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले आता हूं। हम बात करने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ऐसा माना जाता है कि उनका देहांत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताइवान में एक प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को हुआ था। इस डेट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि 71 साल बाद यानी कि 1 सितंबर 2016 को की गई। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब नेताजी का देहांत 1945 को हुआ तो इसकी पुष्टि करने वाली फाइल को 71 साल बाद क्यों सार्वजनिक किया गया। तो इस पूरे मामले में एक नहीं ऐसे कई सवाल हैं जो नेताजी के निधन पर ही सवालिया निशान उठा देते हैं। आज हम उन सभी सवालों से आपको अवगत कराएंगे, जिसके बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सुभाष चंद्र बोस का निधन वाकई 18 अगस्त 1945 को हुआ था या फिर नेताजी हमारी आपकी तरह आज़ाद भारत में कहीं आज़ादी की सांस ले रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 अगस्त 1945 की। इतिहास हमें बताता है कि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए। सबूत में जापान सरकार ने एक हवाई दुर्घटना की तस्वीर जारी की। आज ताइवान पर चीन अपना अधिकार मानता है और उस वक्त ताइवान जापान के कब्जे में था, इसलिए जापान सरकार ने यह तस्वीर रिलीज की। लेकिन यह तस्वीर मौत के राज को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्लेन में सुभाष बाबू के साथ 7 और लोग थे, वे सभी बच गए। प्लेन क्रैश की तस्वीर इतनी भयानक है कि तमाम एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऐसे क्रैश में कोई बच ही नहीं सकता। सुब्रतो बोस जो कि नेताजी के भतीजे हैं, जिन्होंने स्वाभाविक तौर पर नेताजी के निधन को काफ़ी करीब से और काफ़ी गहराई से अध्ययन किया है, उनके अनुसार ताइवानी सरकार ने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं कि उनके यहाँ 18 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं। ताइवान सरकार तो यहाँ तक कहती है कि 14 अगस्त 1945 से लेकर 20 सितंबर 1945 तक ताइवान में कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं। इसके बाद सितंबर 1945 में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भी उसी साइट पर जाती है जहां प्लेन क्रैश होने की बात बताई गई। उसके हाथ भी प्लेन क्रैश का कोई सबूत नहीं लगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि जब कोई हवाई दुर्घटना हुई ही नहीं तो वह तस्वीर किसकी थी। जब उस तस्वीर के बारे में पड़ताल की गई तो एक प्रदीप बोस जो कि नेताजी के दूसरे भतीजे हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर सत्यनारायण बोस जो आगे चलकर कांग्रेस के सांसद भी रहे, उनके अनुसार प्लेन क्रैश की तस्वीर 1944 को ताइवान में हुए एक हवाई हादसे की है, जिसे खुद उन्होंने अखबार में देखा था। इसके बाद रूस के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी सत्यनारायण बोस को बताया था कि उसने नेताजी को रूस में 1954 में देखा था। यह बात डॉक्टर सिन्हा ने GD घोषला कमीशन को भी बताया था और बाद में खुद नेहरू जी को भी बताया था, लेकिन नेहरू ने इस पर ध्यान देने के बजाय इसे अमेरिकी प्रोपेगेंडा कहकर टालते रहे। और तो और चश्मदीद भी इस प्लेन क्रैश की अलग अलग कहानियां बताते हैं। कोई कहता है कि क्रैश एयरपोर्ट में हुआ, कोई कहता है क्रैश एयर स्ट्रिप में हुआ, कोई कहता है क्रैश एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूर हुआ। इसके साथ ही डेथ का टाइम, उनके इलाज और उनके अंतिम संस्कार के समय सबके अलग अलग वर्जन हैं। एक सच्ची घटना के इतने सारे वर्जन कैसे हो सकते हैं। नेताजी का इलाज डॉक्टर तेनेसी ने हादसे के बाद किया था। उन्होंने भी मुखर्जी कमीशन जो कि नेताजी की मौत के बारे में जांच कर रही थी, उनको बताया कि नेताजी को वो खुद नहीं जानते थे और उनके बारे में उन्हें बाद में जापान के आर्मी ऑफिसर्स ने बताया।
सबसे सनसनीखेज बात यह है कि हादसे के 43 साल बाद यानी 1988 को तेन्योशी को जापान सरकार ने आदेश दिया कि वो नेताजी के डेथ सर्टिफिकेट को इशू करे। नेताजी को हादसे के बाद जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिस शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया, उन दोनों जगह ही नेताजी का नाम रजिस्टर में नहीं है। आखिर क्यों कोई आधिकारिक सबूत नहीं है जो बोस की मौत की पुष्टि करता हो? ऐसा बताया जाता है कि बोस के सबसे खास दोस्त हबीबुर रहमान भी उस विमान में थे जब यह हादसा हुआ। रहमान इन सभी अटकलों को विराम दे सकते थे, लेकिन उनके बयानों ने इस रहस्य को और उलझा दिया। वे कहते हैं कि उस दिन नेताजी के पूरे शरीर में आग लगी हुई थी और उन्होंने खुद अपने हाथों से आग ऐसे करके बुझाया, लेकिन फिर उन्होंने अपने यहां पे कोई जख्म नहीं दिखाया। अब आग बुझाते हो तो आपके हाथों में भी आग लगेगी और कोई दाग, कोई जख्म तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब हबीबुर रहमान से यह पूछा गया कि ऐसा कैसे कि उन्होंने खतरनाक हादसे को झेला और फिर नेताजी की आग बुझाने की कोशिश की, फिर भी उनके शरीर या उनके कपड़ों पर कोई खरोंच तक नहीं आई, तो इस पर रहमान चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था, बस सिर्फ एक थियरी थी जो कि उन्होंने बताया। जापान सरकार के अनुसार बोस का अंतिम संस्कार 21 अगस्त 1945 को हुआ। वहीं रहमान ये तारीख 22 अगस्त 1945 बताते हैं। जापान नेताजी के अस्थि कलश को अपने यहां आने की तारीख 1 सितंबर बताता है, वहीं रहमान इसे 6 सितंबर 1945 बताते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के निजी सचिव M.O. मथाई ने 2 सितंबर 1954 को लिखी एक औपचारिक चिट्ठी में ये माना है कि नेताजी के अस्थि कलश और 200 रुपए विदेश मंत्रालय को मिल गए, लेकिन सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी की अस्थियां अभी भी रेंकोजी मंदिर में हैं, जो कि जापान में है। नेताजी की भतीजी चित्रा बोस बताती हैं कि हबीबुर रहमान जब घर आए तो मेरे पिता शरद चंद्र बोस ने उनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि शरद चंद्र बोस पेशे से वकील थे और इस पूरी पूछताछ के बाद वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि रहमान झूठ बोल रहे हैं। आज तक नेताजी की मौत की जांच को लेकर 3 कमीशन बन चुके हैं। पहली कमेटी शाहनवाज खान कमेटी 1956 में बनी और जस्टिस G.T. खोसला कमेटी 1970 में बनी, जिसने ये माना कि नेताजी की मौत हवाई हादसे में हुई थी। लेकिन अनुज धर, जो कि नेताजी की मृत्यु के रहस्य के बारे में एक किताब लिख चुके हैं और जो मिशन नेताजी नाम का एक NGO चलाते हैं, वे मानते हैं कि इसमें सारे चश्मदीद या तो कांग्रेस के नेता या इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग ही थे। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और उन्होंने जस्टिस M.A. मुखर्जी कमेटी का गठन किया। वाजपेयी सरकार गिर गई, लेकिन इंक्वायरी आगे चलती रही। 2005 में मुखर्जी कमेटी ने माना कि नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश से नहीं हुई थी, लेकिन तत्कालीन UPA सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ आता है। 1955-56 में गुमनामी बाबा, जिन्हें भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी एंट्री होती है इस कहानी में। गुमनामी बाबा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो कौन है, कहां से आए हैं, लोग इतना जानते हैं कि गुमनामी बाबा संपूर्णानंद, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके दोस्त थे। इसके साथ ही संपूर्णानंद और नेताजी की दोस्ती 1920 से थी। गुमनामी बाबा यूपी में 1985 तक कई जगहों पर रहे। 1985 में गुमनामी बाबा का निधन फैजाबाद में हो जाता है। इसके बाद गुमनामी बाबा सुर्खियों में आ जाते हैं। यह कहा जाने लगता है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। बाबा के अनुयायी उन्हें भगवान जी के नाम से बुलाते थे। बाबा के अनुयायी उन्हें सुभाष चंद्र बोस मानते थे। बाबा के कमरे में भी कई ऐसी चीजें, ऑब्जेक्ट्स और खासकर नोट्स मिले जिसे सीधा नेताजी से जोड़ा गया। इसके बाद नेताजी की भतीजी ललिता बोस फैजाबाद पहुंचती हैं। वो एक पर्सनल इंक्वायरी करती हैं और इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। इसके बाद ललिता बोस तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से जांच की अपील करती हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ हासिल नहीं होता तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज करा देती हैं। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से जवाब 13 साल बाद दिया जाता है, जिससे इस मामले पर काफी सवाल खड़े किए गए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार को
जांच के आदेश देती है। 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार जस्टिस सहाय कमेटी का गठन करती है। इस कमेटी पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं खत के बारे में, जिसे 3 दिसंबर 2017 को बोस परिवार के साथ उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था, जो मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ताइवान प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। इस खत में लिखा है कि 2010 में जस्टिस मुखर्जी खुद कबूल करते हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा खड़ी की गई अड़चन की वजह से ये बात आज तक साबित नहीं हो सकी। खत में यह भी लिखा है कि 1985 के बाद से तमाम पत्र सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने की बात कह चुके हैं। इसमें मुख्य है अशोक टंडन, सैयद हुसैन, निर्मल निवेदन और वीएन अरोरा, अनुज धर। इसके अलावा फैजाबाद पुलिस द्वारा अधूरी जांच का भी जिक्र इस खत में किया गया है। मुखर्जी कमीशन द्वारा जांच में की गई कमियों को भी इस खत में लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि जिस डीएनए की निगेटिव रिपोर्ट के चलते साबित नहीं हो सका था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं, उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मानने से ही मना कर दिया था। इसके साथ ही डीएनए रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई थी और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले ही प्रो कांग्रेस के एक अखबार को दे दिया गया था, जिससे पूरी जांच में फर्क पड़ा। अब बात करते हैं सहाय कमीशन का, जिसका गठन अखिलेश यादव ने किया था। उसकी जांच पर भी कई सवाल खड़े किए गए। खत में लिखा गया कि मुखर्जी, जिन्होंने 2010 में माना था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, सहाय ने उनसे बात क्यों नहीं की। कॉमन सेंस कहती है कि जस्टिस सहाय को जस्टिस मुखर्जी से सबसे पहले बात करनी चाहिए थी। आरोप यह भी लगा कि जस्टिस सहाय ने सिर्फ बंगाली भाषी, जिन्हें नेताजी और गुमनामी बाबा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनसे ही सिर्फ पूछताछ की। खत में जिक्र है कि एसी दास, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर थे, एसी दास लगातार खत लिख रहे थे कि गुमनामी बाबा को ही नेताजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ। बाबा जानना चाहते थे कि आईएनए के सिपाहियों ने ब्रिटिश के आगे क्या गवाही दी। एमएसएस गोलवलकर सरसंघ चालक थे, वो भी बाबा के साथ लगातार टच में थे। और इसके बाद यश सुदर्शन, जो कि आरएसएस के 5वें सरसंघ संचालक थे, उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पर बाबा जी को ही नेताजी बता दिया था। तो सवाल यह है कि इतनी सब बातों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्यों छिपाया, और आखिर गुमनामी बाबा को इतने बड़े लोग कैसे और क्यों जानते थे। खत लिखने वाले शख्स जब जस्टिस सहाय से मिले तो वे हैरान हो गए जब जस्टिस सहाय ने कहा कि इंक्वायरी सिर्फ बाबा के लिए है, न कि सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसके बाद जस्टिस सहाय कहते हैं कि वे सिर्फ लीगली रिपोर्ट को सही बनाना चाहते हैं, लेकिन कमेटी का गठन हुआ था बोस और गुमनामी बाबा के रिश्ते का पता लगाने के लिए। ये तो वही बात हो गई कि मार्शल लॉ में अगर आर्मी किसी को गोली मार दे तो आर्मी से सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या गोली मारना ठीक है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। इससे जस्टिस सहाय के इरादे भी साफ पता चल जाते हैं। जस्टिस सहाय ने जिन लोगों को जांच के लिए अपने पास बुलाया, उन सब पर भी आपत्ति इस खत में दर्ज कराई गई। चश्मदीद से पूछताछ भी बहुत प्राइवेट तरीके से हुई और दूसरी पार्टीज भी उन चश्मदीदों से कोई सवाल नहीं कर सकी। इसके साथ जब मांग उठी तब जस्टिस सहाय ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी सम्मन नहीं किया। अब अगर बात करें सहाय कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, तो 347 पन्नों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कई लोग मानते हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। 10 अक्टूबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने नेताजी को भारत रत्न पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बोस के परिवार ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। उन्होंने मांग की थी कि पहले पुख्ता सबूत दिया जाए कि बोस का निधन कब और कैसे हुआ था। तो अब सवाल यह है कि 74 सालों तक इस मामले की निष्पक्ष और हाई लेवल इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। नेहरू और नेताजी के विरोधाभास सबसे वाकिफ है। स्वतंत्रता संग्राम में भी दोनों की अप्रोच एकदम विपरीत थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया था। बोस के अनुसार यह सुनहरा मौका था कि भारत हथियार उठा के अंग्रेजों से आज़ादी ले, लेकिन वहीं नेहरू ब्रिटिश की मदद करने की बात करते थे। इसी के चलते बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी और अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करने पर विवश कर दिया था। बोस के स्वतंत्रता संग्राम में इस योगदान को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भी माना था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने मद्रास गवर्नर को यहां तक कह दिया था कि भारत को आज़ादी बोस ने दिलाई है, न कि किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने। इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइल्स में भी यह बात सामने आ चुकी है कि नेहरू ने 1948 से 1968 तक बोस परिवार की जासूसी की थी। नेहरू ने बोस को एक वार क्रिमिनल के नाम से संबोधित किया था। इसके साथ
इंडियन नेशनल आर्मी को वो इज्जत भी कांग्रेस सरकार द्वारा कभी नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि इंडियन नेशनल आर्मी का म्यूजियम भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया। अगर गुमनामी बाबा ही बोस थे तो वो किसी के सामने क्यों नहीं आए? क्या बोस के जिंदा होने से नेहरू की राजनीति पर कोई असर पड़ता? ये कुछ सवाल हैं जो आज भी एक रहस्य बनकर रह गए हैं, जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं है। यह किस्सा आपको इसलिए हम सुनाए ताकि आपको भी पता चल सके कि आज़ाद भारत में भी कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए, कैसे इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया। राजनीति के इन एपिसोड्स को आप देखिए और समझिए कि आपके पूर्वजों ने अपने अपने कालखंड में राजनीति का कौन सा खेल खेला, कौन इसका शिकार हुआ और कौन इन खेलों में विजेता बना। ये राजनीति है साहब, यहाँ कब, क्या और कैसे हो जाए ये तो श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाए। हम और आप तो फिर भी साधारण मनुष्य हैं।